एक बहुत ही अजीब स्थिति की कल्पना कीजिए। मतलब दुनिया में एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य काम है युद्ध को रोकना और वैश्विक शांति बनाए रखना। जो सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल, लेकिन उसके पास अपनी खुद की कोई सेना ही नहीं है, कोई सैन्य बल नहीं, कोई पुलिस नहीं। फिर भी दुनिया के 193 देश उसकी बात सुनते हैं, उसके नियमों को मानते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं लग रही? हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन ये आज की सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संगठन सच में दुनिया को बचा रहा है? ये सिर्फ एक बहुत बड़ा चर्चा का मंच है जहाँ शक्तिशाली देश आकर केवल बातें करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी विरोधाभास है। देखिए, जब हम शक्ति या नियंत्रण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सेना, पुलिस या हथियार ही आते हैं। सही कहा। और बिना किसी सेना के शक्ति का ये मॉडल बहुत ही अलग है। मैं तो मानती हूँ कि यही कारण है कि ये संगठन इतना जटिल भी है और इतना दिलचस्प भी। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य लक्ष्य इसी विरोधाभास को सुलझाना है। आज हमारे पास जो रिसर्च नोट्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, उनका फोकस उन छात्रों के लिए है जो यूपीएससी या एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जहाँ अक्सर सिलेबस बहुत भारी भरकम लगता है। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि लोग यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के इतिहास और उसके अंगों को बस रटने बैठ जाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम तथ्यों की कोई नीरस सूची नहीं बनाएंगे। ये दृष्टिकोण सबसे सही रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ऐतिहासिक संदर्भ और किसी प्रणाली के काम करने के तरीके को समझ लिया जाता है तो तारीखें और तथ्य अपने आप याद हो जाते हैं। एकदम सही। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब हम उसे समझें। तो चलिए उस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। मतलब संगठन के काम करने के तरीके को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो असल में क्या है और क्या नहीं है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे नोट्स के अनुसार यूनाइटेड नेशंस दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। जी, लेकिन यहाँ जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमारे नोट्स भी स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं, वो ये है कि यूएन कोई विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। ये अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों को लगता है कि यूएन के पास दुनिया भर में कानून बनाने और उन्हें लागू करने की सर्वोच्च शक्ति है, जैसे किसी देश के अपनी संसद के पास होती है। हाँ, लोगों को लगता है कि वो सबका बॉस है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस संप्रभु देशों का एक समूह है जो मिलकर निर्णय लेते हैं। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मैं सोच रहा था कि एक उपमा का इस्तेमाल किया जाए। मान लीजिए कि यूएन एक बहुत बड़ी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या सोसाइटी कमेटी है। अच्छा, ये उदाहरण काफी दिलचस्प लग रहा है। मतलब इस सोसाइटी में 193 फ्लैट हैं और हर फ्लैट का मालिक एक अलग देश है। अब कमेटी के सदस्य मिलकर ये तय कर सकते हैं कि सोसाइटी का पार्क कितने बजे खुलेगा या कचरा कैसे उठाया जाएगा या सुरक्षा गार्ड कहाँ खड़े होंगे, राइट? बिल्कुल, लेकिन वो कमेटी किसी के घर के अंदर जाके ये नहीं कह सकती कि आज आप रात के खाने में क्या बनाएंगे या आप अपने घर की दीवारों पर कौन सा रंग करेंगे। मतलब कमेटी किसी के घर की मालिक नहीं होती। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो सोसाइटी कमेटी नियमों को बनाने और एक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन वो लोगों के व्यक्तिगत स्वामित्व को खत्म नहीं करती। हर फ्लैट का मालिक अपने घर के भीतर पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन इस आरडब्ल्यूए वाली बात से मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई विश्व सरकार नहीं है जिसके पास पूरे अधिकार हों, तो इन 193 देशों को एक साथ कौन सी चीज बांध कर रखती है? ये सोचने वाली बात है। मतलब ये देश एक साथ बैठकर बिना लड़े फैसले कैसे लेते हैं? वे इस कमेटी की बात क्यों सुनते हैं? इस सवाल का जवाब किसी कानून की किताब में नहीं है, बल्कि इतिहास के एक बहुत ही खौफनाक अध्याय में छिपा है। देखिए, इन देशों को एक साथ लाने वाली चीज कोई साधारण नियम या कागजी समझौता नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक सामूहिक आघात था। बिना बीमारी की गंभीरता को समझे हम इलाज के महत्व को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें वापस जाना होगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। मतलब 1939 से लेकर 1945 तक का वो खौफनाक समय। जी हाँ, ये वो समय था जब दुनिया ने ऐसा विनाश देखा जिसकी कल्पना भी पहले कभी नहीं की गई थी। करोड़ों लोगों की जान गई, शहर के शहर मलबे में बदल गए। और शायद उसी ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया होगा। बिल्कुल। तब देशों को ये एहसास हुआ कि अगर ऐसा एक और युद्ध हुआ तो शायद दुनिया बचेगी ही नहीं। ये वो डर था, वो अस्तित्व का संकट था जिसने इन देशों को एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर किया। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स में अक्सर एक और संगठन का जिक्र आता है। ऐसा तो नहीं है कि 1945 में दुनिया ने पहली बार शांति स्थापित करने की कोशिश की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी तो एक संगठन बना था ना, जिसका काम युद्ध रोकना था। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। वो लीग ऑफ नेशंस था। हाँ।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में ये संगठन बनाया गया था। उसका उद्देश्य भी ठीक वही था, भविष्य के युद्धों को रोकना। तो फिर एक बहुत ही तार्किक प्रश्न यह है कि लीग ऑफ नेशंस इतनी बुरी तरह क्यों विफल हुआ? मतलब दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध झेलना पड़ा और फिर एक बिल्कुल नया संगठन शून्य से शुरू करना पड़ा। लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी गलती थी उनका अत्यधिक आदर्शवाद। वे एक ऐसे विचार पर काम कर रहे थे जहां हर देश नैतिकता के आधार पर काम करेगा, जो कि इस असल दुनिया में होता नहीं है। एकदम सही। मैं एक उपमा दूं तो लीग ऑफ नेशंस एक ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह था जहां किसी भी छात्र को काम ना करने पर फेल करने का अधिकार किसी के पास नहीं था। अरे वाह, ये सही कहा। जो होशियार या चालाक थे उन्होंने जब चाहा प्रोजेक्ट छोड़ दिया, और जो आक्रामक थे उन्होंने अपनी मनमानी की। मतलब कोई ऐसा मजबूत सिस्टम नहीं था जो नियमों का पालन करवा सके। हाँ, जब कोई आक्रामक देश किसी कमजोर देश पर हमला करता था तो लीग ऑफ नेशंस के पास उसे रोकने की कोई ठोस शक्ति या तंत्र नहीं था। दुनिया के कई बड़े और शक्तिशाली देश कभी इसके सदस्य ही नहीं बने। अमेरिका की तरह है ना? जी, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बना, और जो बने वे अपनी मर्जी से बाहर निकल गए। वे केवल निंदा कर सकते थे, बयान जारी कर सकते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। तो एक तरह से वो बिना दांत का शेर था। वो दहाड़ सकता था लेकिन काट नहीं सकता था, और इसी वजह से दुनिया को एक नए और अधिक मजबूत ढांचे की आवश्यकता थी। तो पिछले संगठन की विफलता के इस मलबे से नया निर्माण कैसे हुआ? इसी आवश्यकता ने जन्म दिया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन को। 1945 में दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए। और उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य सिर्फ एक संधि पर हस्ताक्षर करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा नया सिस्टम बनाना था जो लीग ऑफ नेशंस की गलतियों को ना दोहराए। वे समझ चुके थे कि केवल आदर्शवाद से दुनिया नहीं चलेगी, उन्हें यथार्थवाद की आवश्यकता थी। और यहीं से हमारी समय रेखा में वो सबसे महत्वपूर्ण तारीख आती है जो हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, 24 अक्टूबर 1945। बिल्कुल। इसी दिन दुनिया के देशों ने मिलकर आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की। अक्टूबर 1945 यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के ठीक 2 महीने बाद। हाँ, और ये तारीख सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये दुनिया के उस चरम डर का सीधा परिणाम था। इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे या संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह परमाणु बम वाला जो संदर्भ आपने दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विनाश ने यह स्पष्ट कर दिया कि तकनीक अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि युद्ध का मतलब पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है। एकदम सच। लेकिन कोई भी संगठन बिना किसी नियम या संविधान के काम नहीं कर सकता ना? हाँ, जाहिर सी बात है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज तैयार की गई वो था यूएन चार्टर। ये चार्टर अनिवार्य रूप से यूनाइटेड नेशंस का संविधान है। ये वो दस्तावेज है जो ये तय करता है कि ये विशाल संगठन कैसे काम करेगा। हमारे आज के नोट्स इस चार्टर के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देते हैं। चलिए उनके पीछे के लॉजिक को थोड़ा खोल कर समझते हैं। पहला सिद्धांत है संप्रभु समानता या सॉवरेन इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संगठन की नजर में हर देश बराबर है। कागज पर ये बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत बड़ा कदम था। देखिए, एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां हैं और दूसरी तरफ छोटे नव स्वतंत्र देश हैं। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। संप्रभु समानता का ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली में एक छोटे से द्वीप देश का वोट भी उतना ही मायने रखेगा जितना कि एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति का। और दूसरा सिद्धांत जो इसी से जुड़ा है वो है हस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस। मतलब कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। वही बात जो हमने सोसाइटी कमेटी वाले उदाहरण में की थी। हाँ, कि कमेटी आपके घर के अंदर के मामलों में नहीं बोलेगी। यह सिद्धांत विशेष रूप से उस समय के लिए बहुत प्रासंगिक था। उस समय दुनिया साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के दौर से बाहर आ रही थी। अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो उपनिवेशवाद वो स्थिति है जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, उसके संसाधनों को लूटता है और वहां अपनी सरकार चलाता है। जैसे भारत पर ब्रिटिश राज था। जी बिल्कुल वही। तो जो देश अभी अभी आजाद हुए थे वे बहुत डरे हुए थे। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि यूएन के नाम पर कोई बड़ी शक्ति उनके अंदरूनी फैसलों को फिर से कंट्रोल ना करने लगे। वे अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। हाँ, इसलिए अहस्तक्षेप का नियम बहुत सख्ती से लागू किया गया। और चार्टर का तीसरा मुख्य सिद्धांत है शांतिपूर्ण समाधान। मतलब अगर 2 देशों के बीच कोई विवाद होता है तो वे सीधे एक दूसरे पर बम नहीं गिराएंगे। वे बातचीत करेंगे,
कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे और विवाद को शांति से सुलझाने की कोशिश करेंगे। यदि हम इसे बड़े चित्र से जोड़ें तो यही 3 सिद्धांत संप्रभु समानता, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण समाधान मिलकर यूएन की रीढ़ बनाते हैं। यही वो बैकबोन है जिस पर यह पूरा संगठन खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, नियम और संविधान तो बन गए, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो यूएन का रोजमर्रा का मिशन क्या है? अगर कोई परीक्षा में पूछे कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो हमारे स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट 4 बिंदु दिए गए हैं। हाँ, और ये चारों बहुत ही अहम है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। आसान भाषा में कहें तो युद्ध को रोकना। ये सबसे प्राथमिक उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना बाकी कोई भी काम नहीं हो सकता। एक मिनट, यहां मुझे थोड़ी शंका हो रही है। अगर पहला उद्देश्य युद्ध रोकना है, तो 1945 के बाद से दुनिया ने दर्जनों युद्ध देखे हैं। शीत युद्ध हुआ, मध्य पूर्व में अनगिनत संघर्ष हुए, एशिया और अफ्रीका में युद्ध हुए। हाँ, ये सच है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यूएन अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में सफल रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। जब हम कहते हैं कि यूएन का उद्देश्य युद्ध रोकना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया से हर तरह की हिंसा खत्म हो गई। 1945 के संस्थापकों का मुख्य लक्ष्य था तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। अच्छा, तो उनका फोकस ग्लोबल वॉर पर था। जी हाँ, क्षेत्रीय स्तर पर कई युद्ध हुए हैं, लेकिन पिछले लगभग 80 सालों में कोई ऐसा वैश्विक युद्ध नहीं हुआ जिसमें पूरी दुनिया शामिल हो और जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ हो। इस पैमाने पर देखें तो यूएन ने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब आग तो लगी है, लेकिन उन्होंने पूरे जंगल को जलने से रोक लिया है। बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। चलिए दूसरे उद्देश्य पर आते हैं, जो है मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, यानी देशों के बीच ऐसे अच्छे संबंध बनाना जो आपसी सम्मान पर आधारित हों। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हाँ, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाला हिस्सा अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह यूएन के सबसे सफल कामों में से एक है। इसमें गरीबी हटाना, बीमारियों से लड़ना और शिक्षा का प्रसार करना शामिल है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जो यूएन का ही एक हिस्सा है, उसके नेतृत्व में दुनिया भर के देशों ने मिलकर चेचक जैसी भयानक बीमारी को जड़ से खत्म किया। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वाओ, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि दुनिया जब एक साथ आती है तो क्या हासिल कर सकती है। और चौथा मुख्य उद्देश्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी ये सुनिश्चित करना कि दुनिया भर में सभी के लिए समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता उपलब्ध हो। इन चारों देशों को देखने से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि शांति का मतलब केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं। शांति का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, जहां उनके अधिकार सुरक्षित हों और जहां उनका विकास संभव हो। लेकिन यहां हम वापस उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो हमने पहले उठाया था। मतलब ये सब बातें और ये उद्देश्य तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य भी तो लगभग ऐसे ही थे। हाँ, मिलते जुलते ही थे। तो फिर यूएन ने ऐसा क्या अलग किया जो वो आज तक टिका हुआ है और लीग फेल हो गया? इसका सीधा सा जवाब है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने पहले कहा था ना कि 1945 के संस्थापकों ने यथार्थवाद अपनाया था। हाँ, रियलिज्म। उन्होंने ये बात पहचानी कि दुनिया में कुछ देश दूसरों से ज्यादा ताकतवर है। अगर उन्हें कोई स्पेशल पावर या वीटो जैसी चीज देकर टेबल पर नहीं रोका गया, तो वो बाहर जाकर अपना अलग गुट बना लेंगे, जैसा लीग ऑफ नेशंस के समय हुआ था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने सुरक्षा परिषद बनाई और दुनिया की महाशक्तियों को उसमें शामिल किया। इस परिषद के पास ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब उन्हें मानना ही पड़ेगा। जी, ये केवल सुझाव नहीं देती। जब आवश्यक हो तो ये परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है या यहां तक कि शांति सेना को तैनात करने की भी मंजूरी दे सकती है। इसी तंत्र ने यूएन को वो दांत दिए जो लीग ऑफ नेशंस के पास कभी नहीं थे। मतलब उन्होंने महाशक्तियों को सिस्टम के अंदर ही एक ऐसा पद दे दिया कि उन्हें सिस्टम तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। एकदम सही। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। केवल एक सुरक्षा परिषद जोड़ देने और संरचना को यथार्थवादी बना देने से कैसे एक विफल आइडिया दुनिया के सबसे बड़े संगठन में बदल गया। ये केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये समझने वाली बात है कि कैसे सिस्टम डिजाइन एक संगठन की सफलता तय करता है। और मैं कहूंगी कि यही वो अंतर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे अहम है। बिल्कुल। जब आप ये समझते हैं कि लीग ऑफ नेशंस क्यों विफल हुआ,
क्योंकि उसके पास बाध्यकारी फैसले लेने वाली कोई सुरक्षा परिषद नहीं थी, तो आपको यूएन का मजबूत ढांचा बहुत ही तार्किक लगने लगता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से देखें, यूनाइटेड नेशंस में आज 193 सदस्य देश हैं। इसकी आधिकारिक स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही खौफनाक समय था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में आकार दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी, लीग ऑफ नेशंस की विफलता मुख्य रूप से उसके कमजोर ढांचे के कारण हुई थी, जिससे यूएन ने सुरक्षा परिषद जैसे सक्रिय अंगों के माध्यम से सुधारा। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को अब इन तथ्यों के पीछे की कहानी पूरी तरह स्पष्ट हो गई होगी। मुझे भी यही लगता है। जब आप ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ने जा रहा हूं। आज हमने जो कुछ भी समझा उसमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। इस पर सीधे तौर पर हमने चर्चा नहीं की, लेकिन ये उसी चार्टर से निकलता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अच्छा, ये कौन सा विरोधाभास है? जरा सोचिए, यूएन का पूरा संविधान दो बहुत ही बुनियादी बातों पर टिका है। हर देश की संप्रभुता, समानता और अहस्तक्षेप, यानी कोई किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। लेकिन साथ ही यूएन का एक मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा भी है। अब कल्पना कीजिए कि एक स्थिति उत्पन्न होती है जहां एक देश की सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रही है, उनके मानवाधिकारों का घोर हनन कर रही है। ओह, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यूएन क्या करे? बिल्कुल, अगर वो उस देश को रोकता है तो वो अहस्तक्षेप के नियम को तोड़ता है। और अगर वह अहस्तक्षेप का पालन करते हुए बाहर से केवल देखता रहता है तो वो मानवाधिकारों की रक्षा के अपने ही मुख्य उद्देश्य में पूरी तरह विफल हो जाता है। यही तो बात है। क्या दखल न देने का यह नियम मानवाधिकारों की रक्षा के मिशन से नहीं टकराता? 1945 में बने इस सख्त नियम को भविष्य की दुनिया कैसे संभालेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हर चीज की पीछे का क्यों तलाशते रहिए। अगली चर्चा में हम यूएन के 6 मुख्य अंगों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।